नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि PYQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने अभी 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, जिस पे SPE 2025 जनरल स्टडीज़ का पेपर मैं ले रहा हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं खुद आपको बता दूंगा कि अगर हम कोई PYQ या MCQ लगाते हैं तो हमको किस तरीके से उसके बाद भी क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे। तो मैं ये 20 प्रश्न लेके आया हूँ जो जिन सब्जेक्ट को मैं अच्छे से बता सकता हूँ उन सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है। तो आपके चार ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चार ऑप्शंस हैं आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाएं कि आपको याद आ रहा है पढ़ा हुआ कि नहीं। भले ही आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं तब भी इसी तरीके से। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको याद है तो उसको एक बार मन में सोच लें, या अगर आप OMR को लेके आप क्वेश्चन सेट लगाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रश्न है, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसका जैसे सही उत्तर है राजसिम्हा शैली। तो कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो ये तभी पूछा गया है जब वो उत्कृष्ट नमूना है। दूसरा, निर्माता कौन है? पल्लव राजा। तो इसका वंश कौन सा है? पल्लव। तो ये अगर हमसे अगली बार वो ये पूछता है कि कौन से वंश से संबंधित है तो ये पल्लव राजा है। अगर ये नाम पूछा है किस राजा ने निर्माण कराया तो ये इसी राजा को राजसिम्हा भी कहते हैं। अगर समय वैसे कम पूछता है पर पूछ ले तो हमको ये भी दिमाग में याद रखना है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो वास्तुशैली राजसिम्हा शैली दक्षिण भारत की यानी कि द्रविड़ शैली का एक मंदिर है। दूसरा, अगर हम देखें तो ग्रेनाइट व्यापक उपयोग किया है, ठीक है, ये पूर्ण नहीं है। पल्लव काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, ये भी ठीक है। चोल मंदिरों की वास्तुकला को प्रभावित किया है, चोल मंदिर की जो कला है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है कि देखो पूछा क्या है हमसे, कैलाश मंदिर। तो आप दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली के जितने मंदिर हैं, मुख्य मुख्य मंदिर, उनके बारे में ये सब चीज़ें आप पता कर लें कि किस शासक ने बनाया है, किस काल का है, कौन सी शैली का है। तो जैसे कि एक एलोरा का मंदिर है कैलाशनाथ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका जैसे राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसको, राष्ट्रकूट राजवंश ने। तो ये बहुत बार पूछा गया है। एलोरा का किस धर्म से संबंधित है, मुख्यतः ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। ये सांची के बारे में पूछ लिया गया है, अजंता एलोरा के बारे में पूछ लिया गया है, और हम्पी का मंदिर है उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो उसमें हमको मुख्य उसको पढ़ते समय ये देख लेना कि उसमें क्या चित्र हैं, क्या मूर्तियां हैं, कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, कौन से धर्म से संबंधित हैं, कौन से राजा ने बनवाया है, किस वंश का है, कौन सी शैली का है। तो मुख्य मुख्य ये चीज़ें अगर हम कवर कर लेंगे तो जो वास्तुकला स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न हमारे कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर हम जैसे मैं बात करूं एलोरा के मंदिर की, तो ये रामायण और महाभारत के से संबंधित मूर्तियां इसमें मिल जाएंगी आपको देखने को। और ये एक चट्टान काट कर बनाया, ये वाला नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ, एलोरा वाला। फिर अगर हम देखें तो एक मीनाक्ष मंदिर है ना। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ शैली का मंदिर मीनाक्ष। तो जो मीनाक्ष, मीन मतलब मछली, और अक्ष मतलब आँख, तो उसके संबंधित है एक मदुरई में। तो जैसे ये कहाँ है यही पूछा जाएगा तो हमको बता देना है कि मदुरई में है। अब ये जैसे पांड्य वंशों के द्वारा ये वाला मंदिर बनवाया है, तो इसको पढ़ लो आप। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी का, जैसे अभी मैंने पूछा तो बताया कि विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो प्रश्न हमको इस मंदिर के बारे में पूछा गया है वही हमको अन्य जो बड़े अच्छे फेमस मंदिर हैं उनके बारे में भी हमको पता कर लेना चाहिए। ये कहाँ है, सबसे सरल प्रश्न होता है कि ये मंदिर कहाँ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल का बढ़ता है कि ये किसने बनवाया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल बढ़ता है कि किस शैली का है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल बढ़ के आएगा कि कब बना। उसके बाद और अगर बहुत ज़्यादा डीप में कोई जाता है तो फिर वो ये पूछेगा कि इस मंदिर के बारे में किसी स्थापत्य कलाकार ने कुछ कहा हो, लिखा हो, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। जैसे विरूपाक्ष मंदिर है तो इसकी विशेषता क्या है कि उस समय द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे वो एकाश्म होते थे या गुफा मंदिर होते थे, लेकिन इसमें ईंट और इनके ये ईंट गारे का उपयोग करके इसको बनाया है। तो ये थोड़ा सा बाकी के मंदिरों से
अलग हो जाता है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो क्या इसमें नेक्स्ट अगर और मंदिर हम देखें तो शोर मंदिर है, एक शोर मंदिर महाबलीपुरम का, उसके बारे में पढ़ लीजिए आप। इसको किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया, जिसको राज सिंह भी बोलते हैं, है ना। ये भी पल्लव शासक है। शिव की सवारी नंदी की मूर्तियां स्थापित है किसमें? महाबलीपुरम के मंदिर में। आप लाड खान का मंदिर पढ़ लें, ऐहोल वाला, है ना। ऐसे ही आप बृहदेश्वर तंजावुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। बृहदेश्वर का जो तंजावुर मंदिर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट। इस पे बहुत सारे स्थापत्य कला के जानकार उन्होंने कमेंट भी किए हैं। तो ये आप पढ़ लें कि राजा राज चोल ने बनवाया था इसको, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बृहदेश्वर मंदिर, ये पूछा जा चुका है MPPSC में, पूछा जा चुका है ये मंदिर। ये और बाकी एग्जाम में और आप जाएंगे तो कई कई बार बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पे है? तो तंजावुर, तंजौर, है ना, यहाँ पे मंदिर स्थापित है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी इससे बन सकता है। कावेरी नदी के तट पर है। चोल कावेरी नदी के ही तट के आसपास, आपको जब मैप में देखेंगे आप तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा। राज राजा चोल ने बनवाया है, और चोल वंश तो आ ही जाएगा। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची होती है, उन स्थलों में ये शामिल है। तो आपको ये पढ़ना है। तो ऐसे ही अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे से एक क्वेश्चन पूछा है तो हमको इतने सारे चीज़ों पे हमारा ध्यान चले जाना चाहिए कि नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन क्या होगी, कि हमको क्या क्या पूछा जा सकता है, वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है। तो ये आपके एक्सपर्ट जो होंगे कंप्यूटर या साइंस एंड टेक की, वो आपको बताएंगे, अलग से कोई क्लास लेंगे। इसका भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें आप अपने दिमाग पे जोर डालें कि हमने पढ़ा होगा तो क्या होगा। 14 राज्य हैं, तो ये जैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमको अच्छे से पता रहता है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर ये हमसे पूछ लिया गया तो हमको एक तो मध्य प्रदेश के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं कि MP किन किन उस टाइम के स्टेट को मिला के मध्य प्रदेश का गठन किया गया, या आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय जो मध्य प्रदेश जिन स्टेट को मिला के बना है तो वो कहाँ कहाँ वर्तमान में है, कौन कौन उसके शासक थे उस समय, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सी रियासत थी, कौन सी, जो जैसे आप ये सिरोंज का और ये राजस्थान का जो पार्ट पढ़ते हो कि ये से ले लिया हमने, ये सारी चीज़ें वहाँ इंपॉर्टेंट बनती हैं। अच्छा MP इस अधिनियम की किस धारा में है? तो शायद MP का पुनर्गठन 9(1) में होगा, आप और कंफर्म कर लेना। ये टफ में चला जाएगा प्रश्न, और इसमें से मध्य प्रदेश से संबंधित जितने बनते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसमें अगर अपन इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उत्तर D है। ये है 1 नवंबर को लागू किया गया है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इसके अध्यक्ष पढ़ लो, है ना। राज्य पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषाई आधार पर, है ना। ये श्री रामुलु पुट्टू की जो वो अनशन था, उसके बाद आंध्रा में एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये इसके अध्यक्ष फजल अली होंगे न्यायमूर्ति, है ना। अब इसमें भाषाई सीमा रेखाओं आधार ये हो जाएगा 14 राज्य, ये आदि और राज्यों के नाम इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अभी याद कर सकते हो तो नेक्स्ट स्टेप में उसको भी याद कर लो। फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं तो वो याद कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये उस समय 56 में ये केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय अगर हमसे पूछता है कि कौन सा था कौन सा नहीं, तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और आपका पौंडीचेरी। फिर जैसे मध्य प्रदेश का मैंने बताया कि मध्य प्रदेश किन किन स्टेट से मिलके बना है,
इसकी श्रेणी भी पढ़ लेना आप कि का खा में कौन से राज्य हैं, गा में कौन से, घा में कौन से। मोस्टली ये है कि हमको एमपी किस में आता है और ये केंद्र शासित प्रदेश किस में आते हैं, वो आप पढ़ लें तो पर्याप्त होगा आपके लिए। तो ये मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमको पढ़ना कैसे है। मतलब अगर हम ये प्रश्न पूछा था मुझसे किसी ने कि सर एमसीक्यू लगाएं या प्रैक्टिस सेट लगाएं या जो पीवाईक्यू लगाएं, तो उनको कैसे पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ना है ना। ABCD या का खगा का राज्य के स्टेट कौन कौन से हैं और 14 राज्य थे, कौन से भाषाई सीमांकन पढ़ लो। सबसे पहले कौन सा राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश लगा दो, इसको हैदराबाद वगैरह मिला, केरल कर्नाटक ऐसे करके आप पढ़ लो। मध्य प्रदेश के बारे में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे अपन। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई, इंपोर्टेंट है। अब देखो ये जो पार्ट है ना अपना 1940 से लेकर 47 तक का, इस पीरियड के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगस्त प्रस्ताव, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन प्लान, इससे बहुत बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए। क्रिप्स मिशन, इनमें मुख्य डेट याद रखनी है और इनमें मोस्टली जो प्रश्न कई बार क्या पूछता है वो इनको सीरियल से जमवाता है वो। जैसे आपको ये चारों चीजें दे दी और इनका पूछ लिया आपसे कि इनको एक पीरियड या मतलब डेट वाइज इसको सीरियल में करके बता दीजिए, है ना। तो ये चीज ये पूछ लेगा। तो ये यहां का जो पीरियड है 1920 से, ये मैं बता रहा हूं आपको 1920 से 47 के इतिहास में आपसे डेट्स पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। किस आंदोलन में कौन मुख्य भूमिका में था, कौन से एक्ट की, कौन से आपका जो पैक्ट हुए उनमें मुख्य बातें क्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको सीरियल यहां से पूछ लेगा वो कि इनको क्रम वाइज जमाइए। चलिए अब इसका मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई आपकी अगस्त 46 में है, तो अगस्त आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 अगस्त है अब जैसे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जैसे डिटेल में जाएंगे तो सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग ने अपनाई थी, तो अब जाहिर सी बात है कि जिन्ना साहब होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया था, ये डेट फिक्स की थी। और इन कलकत्ता में बहुत ज्यादा दंगे होने लगे थे हिंदू मुस्लिम, और भारत पाकिस्तान विभाजन की ओर महत्वपूर्ण कदम, मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन की यहाँ से लगभग जिन्ना ने सोच लिया था कि, सोच क्या लिया था, लगभग ये तय हो गया था कि अब भारत पाकिस्तान का विभाजन होके रहेगा। ये पाकिस्तान की मांग को इसमें महत्वपूर्ण दिया था। इसमें अब जैसे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना डेट्स में रहेगी। तो जैसे इसमें अगर अपन बात करें कि सीधी कार्रवाई दिवस में, तो इसके मुख्य जो कुछ पॉइंट हैं तो क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी और ये डेट बताई दी है, सारी चीजें वही हैं जो इन्होंने कवर करी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन। एक एलिमिनेशन का भी मेथड होता है कि हमने अगर बहुत कुछ पढ़ा है, हो सकता है कि हमने इसका आंसर ना पढ़ा हो लेकिन जो 3 गलत क्वेश्चन है वो पढ़े हों। तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में चला जाएगा, बंगाल विभाजन 1905 में चला जाएगा, आपका क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड ये इसी से रिलेटेड आ जाएगा, सॉरी 1919 में आ जाएगा ये। इसके बाद आपका महात्मा गांधी दांडी मार्च ये रह गया अपना। तो ये 3 हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब दांडी मार्च को हमको ये पता था, ये सबको पता है, तो ये डेट निकल आई। मतलब हमको बहुत ज्यादा ये डेट से इनने क्वेश्चन पूछ लिया। पिछली बार क्या किया था, इन्होंने डेट पूछ ली थी। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इसका अपन विवरण देख लेते हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचे थे और 12 मार्च से
शुरू की थी। तो अगली बार हम क्या करेंगे कि क्या पूछा जा सकता है कि शुरू कब की थी, इतने मील की थी। बाकी ये सबके टॉपिक ऐसे रहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने में आते हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं स्कूल टाइम से। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्कूल कॉलेज में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो फिर इसमें तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। अब ये आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, 5वां वित्त आयोग 1969 में आया होगा। तो इसमें विशेष राज्य का जो दर्जा देने का प्रावधान कहा गया, तो अपने को क्या ये पढ़ लेना। इसका अच्छा एक और है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए। तो आप जो इंपोर्टेंट वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष जरूर आप पढ़ लें। पहाड़ी तो ये तो है, ये भी है, ये आंसर होना चाहिए ऐसे। तो अपन इनका विवरण देख लेते हैं। सी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी। इसमें भौगोलिक, अब इनके विशेष दर्जे के लिए मानदंड कौन कौन से हैं, तो वो हम एक पढ़ लो कि अगली बार अगर हमसे ये पूछ लिया कि विशेष राज्य को बनाने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं और हमको यस करवाया, तो ये 4 मानदंड उन्होंने बताए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न में जाएंगे तो गलत क्या है, ये गलत है ना। तो गलत है, उनसे क्या पूछा है, स्वीकार नहीं किया जाता, तो ये नहीं किया जाता, मतलब सी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट में सी आंसर, ठीक है। अब देखो, विशेष श्रेणी का जो दर्जा की बात है तो वो 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों से इसको लागू किया था। अब इसमें इसके अध्यक्ष, आपके दिमाग में जिसने पढ़ा होगा उसके दिमाग में आने लगा होगा कि अध्यक्ष इनके कौन है, इसके महावीर त्यागी इनके अध्यक्ष हैं। और पहली बार अगर अपन बात करें तो 1969 में पहली बार ये विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगर अब हमसे ये भी पूछ सकता है वो कि सबसे पहली बार किन किन राज्यों को दर्जा प्रदान किया गया था, तो जम्मू कश्मीर, उस समय JNK, ठीक, आपका नागालैंड और असम, ये 3 स्टेट हैं। पहली बार। अब यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कितने हैं। अब ये प्रश्न क्यों आया था, जैसे पिछली बार मैंने जो बताया आपको कि हम जब करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, करंट अफेयर से संबंधित जो लेख आते हैं, संपादकीय में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा पिछला जो चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो कहीं ना कहीं उससे कुछ रिलेट करता है। तो 10 से 15 या 15 से 20-25 प्रश्न ऐसे होते हैं। तो ये उस समय बिहार को ये विशेष दर्जे की मांग की जा रही थी, एक आंदोलन टाइप का हुआ था, तो ये प्रश्न पूछ लिया। उस समय जिसने भी जो एग्जाम ये दे रहा होगा, मैंने तो नहीं दिया था, मतलब दे रहा होगा, तो उसको ये पता होगा कि हाँ यार ये प्रश्न वहां से बना है, हमने न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर अपन बात करें तो इन्होंने भी वही है कि पहाड़ी इलाका होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, जनजातीय जनसंख्या घनत्व का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति होनी चाहिए। तो ये अपना एक प्रश्न को पढ़ने का तरीका सिर्फ मैं बताते जा रहा हूं, बाकी आप सब लोगों ने इनके उत्तर भी लगा लिए होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। मैं सिर्फ एक आपको इशारा कर रहा हूं कि जब भी हम पेपर लगाएं तो क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ये देखो, ये प्रश्न आते हैं, कितने सदस्य होती है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, है ना, क्या काम होते हैं इन समितियों के, तो ये लूसेंट में तक दिया है इवन। तो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसने थोड़ा सा एक अगले स्टेप में एक वर्तमान में, ये करंट अफेयर का है, 25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्याय में, तो इसका अपन पढ़ेंगे। तो लोक लेखा समिति के कौन है, ये KC वेणुगोपाल,
राजस्व खातों की जांच करती है। ST SC कल्याण की फग्गन सिंह कुलस्ते, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के गणेश सिंह, और प्राकलन समिति के बैजंत पांडा। गलत है, सही क्या है, संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया था। समिति का कार्य क्या है, बजट अनुमानों की जांच। अब हमको क्या करना चाहिए कि इस प्रश्न से हमको ये सीख ले लेना चाहिए कि भाई समिति, कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष बनाया जाता है। हमको हर बार जब भी हम एग्जाम दें या जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो हमको ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन है। तो थोड़ा सा ये हमको पता होना चाहिए। संख्या भी आप देख लें इसकी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में करंट अफेयर का है, स्पोर्ट्स का प्रश्न है ये। स्वर्ण पदक विजेता के लिए निम्न कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, ये अति उत्साह में हमारे ये प्रश्न बहुत गलत होने की संभावना होती है कि वो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो हम क्या है, जब हमको पता रहता है तो हम नहीं को पढ़ना थोड़ा सा या ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम तुरंत टिक कर देते हैं कि ये तो है और ए वाला ही लगा दिया। बाद में एक दो प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है और जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस टाइप की गलतियां हम नहीं करते हैं। या हमसे पूछा है कि गलत है, कई बार हम सही को टिक करके चले जाते हैं, बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके की गलतियां किसी भी तरीके से हमसे होनी नहीं चाहिए। एक दो प्रश्न भी अगर गलत हुए तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। करंट अफेयर का है, डी उत्तर है। अन्नू रानी, अन्नू रानी काय की है, तो ये बता रहा है कि भाई ये जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी है। इन्होंने क्या दिया, इस 100 मीटर। तो मतलब थोड़ा सा स्पोर्ट्स को भी डीप में पूछ रहा है वो कि कौन सा खिलाड़ी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप सारे इंडियन खिलाड़ी या सारे जो उस स्पोर्ट्स में शामिल है उनके सबके खेल पढ़ने लगे। अब इम्पोर्टेंट आपको यही छांटना है कि प्रश्न आएगा कौन सा। तो गोल्ड जो इंडिया का है, उसने कोई भी मेडल जीता है वो आएगा। जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है उसके आने की संभावना होगी। जो गोल्ड मेडल लिए हैं उसकी संभावना रहेगी किसी भी खेलों में। या जिसने बहुत ज्यादा संख्या में मेडल लिए उसकी आने की संभावना रहेगी। या जिस देश ने बहुत ज्यादा मेडल जीते हैं उसकी आने की संभावना रहती है। और उसके जो स्पोर्ट्स किस मैदान में किस शहर में हुए हैं, एक वो आने की संभावना भी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये सैन्य अभ्यास आप देख लेना, हमेशा पूछा जाता है। मैंने जितने एग्जाम दिए 7-8 बार तो पूछा गया, तब मैंने इसका फेस किया। 7-8 बार एग्जाम दिए MPPSC की, उसमें से कम 5-6 बार तो मेरे को ये प्रश्न मिला सैन्य अभ्यास वाला। तो इसमें भी वो क्या पूछ रहा है, गलत है। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी जब आप न्यूज़पेपर या पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपका ये दिया है सही, इंद्र रूस के साथ है, किर्गिस्तान के साथ खंजर है, सेशल्स ये लामीदिये है, और थाईलैंड का ये नहीं है। थाईलैंड के साथ कौन सा है, सही नाम थाईलैंड का इंद्र सहस्त्र है। तो हमको गलत छांटना था। एक ये और एक वो करंट से पूछता है कौन सा तूफान कहाँ आया, डेटा ये कम उसका प्रश्न है। तो वो अगली उसमें जो भी इसका स्पेशलिस्ट होगा वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, अच्छा इसी का ये विवरण है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ये मैंने कल भी बताया था, कल इन द सेंस पिछले वीडियो में, कि जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको हमको पढ़ते रहना चाहिए। तो फिर आ गया ये प्रश्न। तो ये क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट मध्य प्रदेश अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% है। अच्छा 10% या सबसे कम, ये पूछा है भिंड, मतलब कई बार हमने टिक किया है इसको बहुत सारे प्रश्न में। सबसे कम 1% है, फिर सबसे ज्यादा। अब देखो इस प्रश्न का सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमको इस रिपोर्ट से क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ प्रश्न आ चुके हैं। अभी 2023 की आ गई होगी रिपोर्ट, 23 की चल रही है या 24 की, अगर जो भी करंट रिपोर्ट आ जाए उसको आप पढ़ लेना। देखो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ना है, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक मध्य प्रदेश ने एक छत्र राज्य किया, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि में पढ़ लेना।
और प्रतिशत। फिर ग्रोथ मतलब कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, ये पढ़ लेना, प्रतिशत में, एरिया में। कमी कहाँ हुई है, ये भी पढ़ना है, काय में, क्षेत्रफल में और प्रतिशत में। ठीक है, एक मैंग्रोव वन का पूछ लिया था उसने एक दो बार कि मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहाँ है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे कम कम कहाँ हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपकी जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है जो मैं मिस कर रहा हूं वो आप लोग समझ जाएं। तो एक तो ये चीज है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसी का कौन सा है, भिंड होगा इसमें। ठीक, भिंड वर्तमान में 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338, ये मुझे लग रहा है जब ST/SC एक्ट हुआ करते थे तब का प्रश्न इन्होंने कॉपी किया होगा। होता क्या है कि जब पुराने पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं तो इनको थोड़ा ध्यान से लगाना। जब ST/SC एक्ट थे उस समय आयोग भी था, तो उसी का प्रश्न होगा ये। SC आयोग, ठीक है, वही प्रश्न है। और नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री लाडली, ये मेरे डिपार्टमेंट की योजना है, LBY, मुख्यमंत्री, इसमें आगे लगा दो CM, LBY। तो अब इसमें यह है कि LBY योजना से संबंधित पूरे मध्य प्रदेश क्रियान्वित की गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी हैं, मतलब आर्थिक स्वावलंबन, इसका महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए ये योजना चलाई गई है मुख्य। अब इसका ये पूछ रहा है इसके अतिरिक्त और क्या है, तो महिलाओं का राजनीतिक भागीदारी नहीं है, विवाह संबंधी खर्च नहीं है, ये आपका स्वास्थ्य और पोषण सही है, आपराधिक न्याय प्रणाली में भी ये नहीं है। अब इससे संबंधित देखो, उस समय ये 2023 में शिवराज सिंह चौहान जब वो CM थे तब ये योजना आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अभी इसका प्रश्न बनेगा तो मैं आपको बता देता हूं, अभी फिलहाल में इसके पैसे बढ़ा दिए गए हैं, 1500 कर दिए गए हैं। तो इसका क्या चीजें पूछ सकता है वो आपसे कि जब स्टार्ट की गई थी, मैं बता रहा हूं, शुरुआत 2023 में की गई थी, घोषणा आई थिंक फरवरी में की गई होगी, हम लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किए थे मार्च से, 5 मार्च होगा, और योजना जो उसकी मई के एंड तक आवेदन करने की तिथि थी, जून में पहली किस्त आई थी, जून मंथ की पहली किस्त आई थी। तो ये चीजें हैं। अब पहले 1000 रुपए देते थे, ठीक है, शुरू में अगर पूछता है लाडली बहना योजना कितने रुपए से शुरू की गई थी, इसको बढ़ाकर 1250 कर दिए गए थे, अभी इसको 1500 कर दिए गए, 250 रुपए बढ़ा दिए गए। तो ये इस अब जो करंट अपना करंट बन रहा है यहां, ठीक, तो आपको इसका मंथ खोज लो कि कौन से मंथ में, कौन से मंथ से इंक्रीज किया था, यहां कौन से मंथ से शुरू की थी, उस समय CM साहब कौन थे। तो ये सब आपको इससे संबंधित फैक्ट देखने पड़ेंगे। तो जितने मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूं, यही है मुख्य, और तो इसमें बहुत ज्यादा कोई विशेष है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे तो इसी का विवरण है। 5 मार्च से लागू, मतलब फॉर्म भरना शुरू की, 21 से 60 वर्ष की आयु 1000 रुपए शुरुआती है ये। अभी वर्तमान में पूछेगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। सब अपने अपने आस पड़ोस में पूछ लेना महिलाओं से। और ये इनका है, महिलाओं को आर्थिक रूप से आहार पोषण और सामाजिक सुरक्षा, ऐसा करके इन्होंने कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यपाल, इस समय राज्यपाल कौन थे, ये पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल कौन थे। अब देखो इसमें राज्यपाल आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। मैं मोस्टली ये प्रयास कर रहा हूं कि आप
ये पता कर पाओ कि हमसे क्या पूछा जाने की संभावना है। मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं है कि मैं अपना ज्ञान आपके सामने दिखाऊं या कुछ और बताना चाहूं, या मैं ये दिखाना चाहूं कि आप पढ़ लो, इसको याद कर लो। मेरा उद्देश्य ये है कि आप खुद ही ये पता कर पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से तुक्का लगाना है, किस तरीके से हमको स्कोर को बढ़ाना है। तो राज्यपाल से प्रश्न बहुत बार आए हैं। पहले सरल प्रश्न आते थे, पहला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल। अब समझ रहे हो कि राज्यपाल की स्थिति। इसके लिए भी आप बता दूं कि लल्लन टॉप जो चैनल है उसने राज्यपाल और सीएम के लिए एक बढ़िया यूट्यूब पर आपको वो मिल जाएगा सीरियल वाइज की उसने पूरी वो बना दी है। इवन एक जो बीच में बहुत टफ प्रश्न आया था, मैं ईयर भूल गया, उसने किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति को कुछ पूछा था, हरियाणा या कहीं के, वो और जगह के भी राज्यपाल रहे थे। तो वो प्रश्न वहां से मेरा सही हुआ था उस समय जब प्रश्न आया था। तो समझ रहे, उसको आप एक बार देख लेना। सेम सीएम का, जैसे कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी को लेकर प्रश्न आ चुके हैं कि इस समय सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है। मध्य प्रदेश जब अलग हुआ, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, तब प्रश्न पूछे गए कि इस समय सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, डेट क्या है, सारी चीजें आपके जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये सब चीजें। तो ये सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल हैं इस समय, ये है। ठीक है, ये आप पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लेना राज्यपालों से संबंधित। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में देखो, वही कार्यकाल फिर पूछ लिया, सबसे छोटा कार्यकाल सीएम का भी कर लेना, फिर सबसे छोटा कार्यकाल है ना, सबसे बड़ा कार्यकाल देख लेना सीएम का, सबसे छोटा कार्यकाल देख लेना, सारी चीज सीएम राज्यपाल से। इवन विधानसभा अध्यक्ष भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सबसे ज्यादा टाइम तक रहा, कौन ऐसा अपना यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष बना हो, कौन हमारा राज्यपाल राष्ट्रपति बना हो, कौन हमारा जो माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश के हैं वो वहां बने हो, सीजीआई बने हो, जो यहाँ से सेंट्रल में जा रहा है, तो उसका हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रश्न जो आते हैं वो इस टाइप के प्रश्न आएंगे और हमको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पट्टा भी सीतारमैया का सबसे छोटा कार्यकाल है, बड़ा कार्यकाल आप देख लो, राज्यपाल, सीएम, मुख्य न्यायमूर्ति और आपके विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, ये पूछे जाते हैं। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य सौर ऊर्जा, यहां भी हम गलतियां कई बार क्या कर देते हैं, जैसे ही हमने पढ़ा सौर ऊर्जा, हमने उत्पादन पे टिक कर दिया कि सबसे ज्यादा। अब ये पूछ रहा है क्षमता, ये हमको थोड़ा सा, ये हमारे कोई भी पढ़े हुए प्रश्न गलत ना हो, मैं इसलिए ये बता रहा हूं। बाकी आप सब इस पेपर को लगा चुके होंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षमता है। ठीक है, क्रम ये बता दिया इन्होंने, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक, दशक 2001 से 11 के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि। अब देखो, यहां से डेफिनेटली हर बार प्रश्न मिलेगा आपको। जो मैं बोलता हूं ना कि भाई 50 से 60% प्रश्न रिपीट होते हैं, वो मैं इसलिए बोलता हूं कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से 2-2, 3-3 प्रश्न आते हैं। अभी लिंगानुपात आ जाएगा, आपका जनसंख्या वृद्धि इतनी हुई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है, सबसे कम जनसंख्या किसमें है, सबसे घनत्व का पूछ लेगा, आपकी सबसे ज्यादा वो पूछ लेगा एजुकेशन की, कितना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस राज्य में है। तो ये सारी चीजें पूछता है वो। तो हमको क्या करना है, इस पे भी हमको ध्यान देना है, पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना ही है आपको, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे मेघालय में सर्वाधिक है, फिर उसने वही कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो क्रम पूछ लेगा कि ये दे देगा आपको कि मेघालय के बाद दे देगा कोई भी, बिहार दे देगा, राजस्थान दे देगा। तो 3-4 स्टेट आप इसके पढ़ लेना। जैसे इसमें क्या दिया है, कारण अच्छी, राजस्थान, बिहार जो भी है तो वो दे देगा, अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमको जब भी हम प्रश्न पढ़ें तो इस तरीके से प्रश्न को पढ़ें। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन से चक्रवात में, चक्रवात आ गया, तटीय ये भाग को प्रभावित किया। सारे चक्रवातों को हमको पढ़ना है, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ये फेंगल एक चक्रवात था। 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। ठीक है, तो यहां भी उसने क्या पूछा है, क्षमता पूछा है। तो
ये आंसर आपका कुड़नकुलम होगा। कुड़नकुलम आपको याद हो तो ये रशिया के सहयोग से बना है, तो इसमें कुछ टाइम तक ये करंट से प्रश्न पूछा गया है कि ये इसमें कुछ आंदोलन वगैरह भी कर रहे थे लोग वहाँ के, इसकी क्षमता को और बढ़ाया था। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों के घर में बुजुर्ग अभी भी कथाएं सुनाते हैं या धार्मिक बातचीत करते हैं, उनका ये प्रश्न बन जाएगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी का। तो ये बहुत अच्छा उपनिषद है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। इसको पढ़ने का मतलब है अभी इसके डिटेल में पढ़ लेना, ये इससे एक प्रश्न और बनता है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो यही है। तो बृहदारण्य उपनिषद संवाद परंपरा में है, याज्ञवल्क्य गार्गी का है, ब्रह्म आत्मा और वेद का विषय के बारे में आपस में वार्तालाप करते हैं। चूंकि महिला दार्शनिक है गार्गी, इंपोर्टेंट है प्रश्नकर्ता के रूप में, और समय इसका ये है, भारतीय दर्शन इसका आधार है। तो ये आपके जो 20 प्रश्न हमने लिए थे, ये मुख्य 20 प्रश्नों की एक ऐसे ही करके मैं 20 प्रश्न या इससे ज़्यादा प्रश्न की कोशिश करूँगा। समय बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि किस तरीके से आपको अध्ययन करना है। मेरा उद्देश्य ये रहता है हमेशा कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ या कोई और बताए फिर आप तैयारी करो। मैं बस ये चाहता हूँ आप अपने आप में इतने सक्षम बन जाएं कि हम ही क्वेश्चन को गैस कर लें, और जितना कट ऑफ जाता है 80% के लगभग, तो हम उतना अचीव कर लें, और सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे अभी मैंने ये 20 प्रश्न बताए, मैं इनको और डिटेल में ही बता सकता था, लेकिन और डिटेल में हम जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ट्राई ये करूँगा कि कुछ प्रश्न को डिटेल में बता दूं, कुछ प्रश्न आप पे छोड़ दूं, और जो बाकी के सब्जेक्ट के हैं तो मैं लालटेन स्टडी वालों से भी अनुरोध करूंगा कि जो और स्पेशलिस्ट हैं उनसे अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी बनवा दें, जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।